जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक छोटा सा टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है संवैधानिक विकास। और दोस्तों याद रखिए कि यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में एक प्रश्न कन्फर्म आता है, कभी कभी दो प्रश्न भी आता है, लेकिन एक प्रश्न की गारंटी है दोस्तों, हर एक एग्ज़ाम में एक प्रश्न ज़रूर आता है। तो क्यों ना हम इसको एक छोटा सा टॉपिक को कवर ही कर ले। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आज के जो टॉपिक है उसमें, ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है देख रहे हैं संवैधानिक विकास, ठीक है। और देखिए दोस्तों, हम संवैधानिक विकास को हम लोग दो पार्ट में देखते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि पहले है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा पार्ट क्या है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ठीक है। अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आए थे या अधिनियम आए थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर्ड एक्ट 1793 भी देखेंगे, 1813 के चार्टर अधिनियम भी देखेंगे। यह एक्ट 1833 में आया था, 53 में आया था। तो इन सब को हम लोग कवर करते चलना है। इधर से देख रहे हैं 1858, 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935, ठीक है। और अंत में दोस्तों हम लोग इसको कवर तो नहीं करने वाले, लेकिन हमें यहाँ पर डाल दिए हैं कि भारत शासन अधिनियम 1947, और ये सबको पता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको नहीं कवर करेंगे। प्रश्न करें। अब देखते हैं हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्या बताता है, इसमें क्या क्या कानून आए थे और क्या क्या इसमें हुए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो जैसा कि देख रहे हैं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत हुआ, तो पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, उसमें ये उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय ही बोला जाता था दोस्तों। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही आया था, ठीक है। और इसमें पूछेगा कि कितने न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थे, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, वही लिखे दोस्तों 1+3, ठीक है। अगला है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी जो थी वो कलकत्ता के अधीन कर दी गई। मतलब इसका जो भी प्रेसिडेंसी कार्य संचालन होगा और इसका नियंत्रण होगा, अब कहाँ से होगा, कलकत्ता से होगा। ये 1773 में ऐसा किया गया था। उसके बाद देखते हैं कि और 1773 में क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले बंगाल के सिर्फ क्या थे, गवर्नर थे, उनको क्या बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल आप है, ठीक है। और वो कौन पहले हो गए, वो वारेन हेस्टिंग्स बन गए थे। ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हो गए, वारेन हेस्टिंग्स। या इसी यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन हो गए, तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये हुआ परिवर्तन। और इसमें देखिए दोस्तों, जब बंगाल के गवर्नर जनरल जब पद बना था तो उसमें 4 सदस्य के साथ कार्य करना था। कितने, उसमें और 4 सदस्य दे दिए, उनके साथ कार्य करना था। बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ कितने सदस्य आ गए, 4 सदस्य, ठीक है। अगला है कि कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया। पहले कंपनी पर किसी का नियंत्रण नहीं था दोस्तों भारत में, ये अपना खुलेआम अपना यहाँ बिजनेस करता था, ठीक है। जितना मन इतना टैक्स सब अपना सब कंपनी के हाथ में था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जैसे आया, उस समय क्या हुआ कि कहा कंपनी ब्रिटिश संसद कहा कि अब हम कंपनी पर ब्रिटिश संसद नियंत्रण करेगी, ठीक है। तो 1773 के देख लिए दोस्तों। अब देखते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था, ये मूलतः भ्रष्टाचार कम करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। तो भ्रष्टाचार कम करने का प्रयास इसमें किया गया था। अगला है कि इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ही द्वैध शासन लगा दिया गया था। क्या हुआ था उस समय, द्वैध शासन लगा दिया गया था। द्वैध शासन में 2 शासन हुआ था। एक था निर्देशक मंडल, कि एक पहला क्या था, निर्देशक मंडल, जिसे इंग्लिश में हम लोग डायरेक्टर भी कहते हैं। और इनका कार्य क्या था कि भारत में रहते थे, कहाँ रहते थे, याद रखिए, ये भारत में रहते थे, वह व्यापार कार्यों का संचालन करते थे, ठीक है। तब डायरेक्टर का काम क्या था कि भारत में ही रहते थे और जो भी यहाँ का व्यापार कार्य होता था उसका देख रेख, उसका संचालन करते थे।
और दूसरा जो था दोस्तों वो था नियंत्रक मंडल यानी कंट्रोलर। तो इनका कार्य क्या था कि ये इंग्लैंड में रहते थे, भारत में नहीं रहते थे, इंग्लैंड में रहते थे और राजनीतिक और सैन्य कार्य को देखते थे। ठीक है, तब देखिए डायरेक्टर जो थे कहाँ रहते थे, भारत में रहते थे और वो क्या करते थे, व्यापारिक कार्य को ये देखभाल करते थे। ठीक है, लेकिन कंट्रोलर जो थे, कंट्रोल कहाँ से हम लोग को होता था, इंग्लैंड से होता था, तो वो इंग्लैंड में रहते थे और वो राजनीतिक और सैन्य कार्यों को देखते थे। अगला कि गवर्नर जनरल के परिषद संख्या जो 1773 में जो 4 थे उसको कितने अब कर दिया गया, 3 कर दिया गया। तो ये भी आ सकता है कि गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से 3 कब किया गया या किस अधिनियम के तहत ये हुआ था। तो याद रखिएगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ऐसा हुआ था। 1786 का पिट्स इंडिया एक्ट देखते हैं, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट आ जाता है दोस्तों कि इसमें गवर्नर जनरल जो था उसको वीटो पावर और सैन्य शक्ति भी दे दिया गया। गवर्नर जनरल जो थे उनको वीटो पावर दे दिया गया और एक और क्या दे दिया, सैन्य शक्ति, मतलब कि पूरा सैन्य शक्ति का कमांडर अब कौन हो गए, गवर्नर जनरल हो गए। ये 1786 में आते आते उनको ये पावर मिल गया। ठीक है, अब 1813 के चार्टर्ड अधिनियम देखते हैं। 1813 में क्या हुआ है कि कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। आंशिक रूप से कहने का मतलब पूर्णतः नहीं, कुछ जगहों पर कि वहाँ से कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और लेकिन क्या हुआ कि चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया कि आप सिर्फ चाय के साथ एकाधिकार दे दिया गया कि आप यहाँ से आपका ही है चाय का व्यापार करना और चीन के साथ भी सिर्फ कंपनी ही व्यापार कर सकती है। लेकिन आंशिक रूप से है दोस्तों, ये प्रश्न आ सकता है कि आंशिक रूप से कंपनी पर एकाधिकार कब लगा था, तो 1813 के। ठीक है, और इसी के 1813 से चार्टर अधिनियम में ही दोस्तों याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट है कि ईसाई धर्म का प्रचार भारत में होने लगा। उसमें आ गया कि ईसाई मिशनरियों का आगमन होने लगा कि आइए आप भारत में अपना धर्म प्रचार करिए, लेकिन जोर ज़बरदस्ती नहीं, सिर्फ प्रचार कीजिए और कोई माने तो उसको अपना लीजिए। ठीक है, तो ईसाई धर्म प्रचारक को भारत में आने लगा और उस समय से ये कब हुआ था, 1813 के चार्टर्ड अधिनियम में। अगला है कि शिक्षा पर प्रति वर्ष कब 1 लाख खर्च किया जाने लगा। ब्रिटिश को लगने लगा कि भारत में शिक्षा नहीं है, यहाँ के लोग अनपढ़ रहते थे, तो इसलिए भारत के शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया कि भारत पर अब 1 लाख खर्च किया जाएगा और जो पढ़ने में ठीक होंगे उनको इंग्लैंड भी भेजा जाता था दोस्तों, यही अधिनियम के तहत 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। अब आगे बढ़ते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम। 1833 के जो चार्टर अधिनियम है इसमें क्या हुआ था, तो कंपनी को एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। देखिए 1813 में क्या हुआ था, अंशतः समाप्त किया गया था। ठीक है, आंशिक रूप से थोड़ा सा समाप्त किया गया था। ठीक है, लेकिन पूर्णतः पूछेगा कि कब कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है, तो था 1833 के चार्टर अधिनियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1833। और देखिए इसमें क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो था, पहले बंगाल के गवर्नर था, फिर बना बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, उसको भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को इसमें बना दिया गया गवर्नर जनरल में। ये पूछे कब, तो 1833 के चार्टर अधिनियम। ठीक है, और इसमें जो कौन थे उस समय, लॉर्ड विलियम बेटिंग, गवर्नर जनरल उसमें कौन थे, पहले बन गए थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। और यही सबसे इम्पोर्टेंट 1833 के चार्टर अधिनियम है दोस्तों कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, शिक्षा का माध्यम बना दिया गया अंग्रेजी। ठीक है, तो 1833 के चार्टर अधिनियम। आप लोग पढ़े होंगे कि 1835 में मैकाले ने भारत का शिक्षा व्यवस्था बनाया था। ठीक है, तो इसी के तहत ये भी बना था। तो शिक्षा का माध्यम क्या बना दिया गया, अंग्रेजी। अब 1853 का चार्टर अधिनियम देखते हैं कि 1853 के चार्टर अधिनियम क्या था। अखिल भारतीय विधान परिषद की स्थापना, जिसमें कितने सदस्य थे, 12। तो अखिल भारतीय विधान परिषद की जो स्थापना था 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था।
अगला है कि बंगाल में उपराज्यपाल पद दिया गया था। तो याद रखिएगा कि बंगाल में उपराज्यपाल जो पद है वो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत ही दिया गया था। आगे है कि भारतीय सिविल सेवा लिखित परीक्षा कहाँ हुआ था? लंदन में। तो 1800 उस समय ये ICS बोला जाता था दोस्तों। उस समय 1853 के जो चार्टर अधिनियम है उसी के तहत ICS यानी कि भारतीय सिविल सेवा का जो लिखित परीक्षा वो कहाँ होने लगा था? लंदन में होने लगा था। ठीक है। प्रश्न 1858 के भारत शासन अधिनियम देखते हैं 1858 की इसमें क्या हुआ था। तो 1857 में याद होगा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो 1857 की क्रांति आप लोगों को पता होगा। तो उसके बाद लगले ये 1858 के अधिनियम आया था। तो इस समय क्या हुआ था? तो इसमें देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वैध शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वैध शासन जो लगा था ना, कंट्रोलर एंड डायरेक्टर, उसका बात कर रहा है। ठीक है। निर्देशक तथा नियंत्रक मंडल को क्या कर दिया गया? इसमें सबको ये समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब 1858 का ये सब को समाप्त करके रख दिया गया। ठीक है। 1858 में ही और क्या हुआ था कि भारत के शासन जो था वो किसके? ब्रिटिश के राजा को सौंप दिया गया। ब्रिटेन के राजा को सौंप दिया गया कि अब भारत का शासन किनके हाथों में रहेगा? ब्रिटेन के राजा के। और ये 1858 में ऐसा हो रहा था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला क्या हुआ था कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। ठीक है। और वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 की क्रांति में भी लॉर्ड कैनिंग थे यहाँ के। ठीक है। तो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग बने, जो प्रथम वायसराय भारत के। ठीक है। अब इसमें क्या है कि राजा का प्रतिनिधित्व के रूप में ये वायसराय थे। ठीक है, किया राजा के प्रतिनिधित्व के रूप में ये वायसराय बना। ठीक है, कि अभी राजा का प्रतिनिधित्व करेंगे, इसलिए तो इनको कहा जाता है वायसराय को कि ब्रिटेन का चमचा बोला जाता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है। अगला है कि देखिए दोस्तों कि वायसराय पर नियंत्रण करने के लिए, और वायसराय पर भी नियंत्रण है, उसको नियंत्रण करने के लिए क्या होगा कि राज्य सचिव होना होगा एक। ठीक है। तो राज्य सचिव का 1858 में ही आया था, और ये क्या करने आया था कि जो वायसराय था उस पर नियंत्रण करने के लिए। और ब्रिटेन के ये क्या थे? मंत्री थे। और ये राज्य सचिव के सहयोग के लिए 15 सदस्य एक भारतीय परिषद का भी गठन 1858 का अधिनियम में हुआ था। ठीक है। अब 1861 का अधिनियम देखते हैं। 1861 का अधिनियम क्या कहता है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया। जिस तरह से अभी अनुच्छेद 123 में भारतीय के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, उसी तरह वायसराय को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 के तहत दे दिया गया था। ठीक है। और उसके बाद हुआ था विभागीय प्रणाली, यानी कि मंत्रिमंडल का गठन भी 1861 के तहत हुआ था। IPC जो इंडियन पिनल कोड जो होता है दोस्तों, IPC जो वर्तमान में हट गया। ठीक है। तो IPC जो है इसके ये भी जो है 1861 का ही अधिनियम था। याद रखिए कितना पुराना था, 1861 का अधिनियम अभी तक चल रहा था। और सत्ता का भी केंद्रीकरण भी 1861 का अधिनियम में ही हुआ था। और जो प्रेसिडेंसी बम्बई और मद्रास का कलकत्ता में कर दिया गया था, तो उसको अब मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी को विधायिका शक्ति वापस कर दिया गया कि अब आप लोग स्वतंत्र, आप अपना खुद कानून बना सकते हैं। ठीक है, कोलकाता में ये कर दिया गया था। प्रश्न संख्या अगला है, देखते हैं अधिनियम 1892 का। 1892 का अधिनियम क्या कहता है कि बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया था? 1892 में दिया गया। 1892 में दिया गया, लेकिन इस पर सिर्फ बहस करने का अधिकार दिया गया, मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। और बजट पर सवाल भी पूछ सकते थे, लेकिन उसका जवाब देना इम्पोर्टेंट उस समय नहीं था।
उस समय ज़रूरी नहीं था कि जवाब देना ही है, सिर्फ बहस कर सकते हैं और इसका और अगला कोई अधिकार नहीं था। और किसको कौन बहस कर सकता है? भारत के लोग, ठीक है, कौन? भारत के लोग बहस कर सकते थे, आगे कोई नहीं। अगला कि निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ कर दिया गया, वो भी अप्रत्यक्ष। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से अभी आ सकता है कि निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ कब हुआ था? 1892 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1909 के अधिनियम में। और दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। 1909 के मार्लेमेंटो सुधार भी अधिनियम जिसको कहते हैं, ये सबको पता होगा कि 1909 में कि जो अधिनियम था उसको मार्ले कौन था? यहाँ का सचिव था, मिंटो वायसराय था, ठीक है। तो इसलिए मार्लेमेंटो सुधार हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट जो आ जाता है कि मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र कब मिला था? तो 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दिया गया था। अच्छा, एक और बात इसी के साथ याद रखिए कि 1916 में कांग्रेस ने भी मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दिया था, ठीक है। 1916 में कांग्रेस ने दिया था, ठीक है। लेकिन अंग्रेज कब दिए थे? या ये 1909 में ही दे दिए थे। हालांकि ये जो अधिनियम था दोस्तों, ये फूट डालो और राज करो का अधिनियम पर आया था। तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र देने का मकसद यही था। अगला है कि पहली बार वायसराय के कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था इसी अधिनियम के तहत, ठीक है। आगे देखते हैं 1919 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में से ही आता है 1919 वाला। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला जो है इम्पोर्टेंट है कि ईसाई और बौद्ध को पृथक क्षेत्र। देखिए, जो ईसाई हमारे देश में ही नहीं थे उनको यहाँ पृथक क्षेत्र दिया जा रहा है 1919 के अधिनियम के तहत। तो आप यहाँ पर भली भांति अंग्रेजों का मंशा को समझ सकते हैं। अगला है कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार जो है 1919 के अधिनियम के तहत ही दिया गया। महिला जो थे उनको वोट डालने का अधिकार इससे पहले नहीं था। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। अगला कि राज्यों में द्वैध शासन लागू हुआ। इस बार कहाँ हुआ? राज्य में द्वैध शासन। देखिए, इस बार कहाँ हुआ? राज्य में द्वैध शासन लागू हो गया। कब पूछा जा सकता है कि राज्य में द्वैध शासन? तो 1919 के अधिनियम में, ठीक है। और इसमें दो प्रकार के थे, एक आरक्षित विषय थे और एक हस्तांतरित विषय थे। जो आरक्षित विषय थे दोस्तों, ये वायसराय के हाथों में था, वायसराय के पास में था। लेकिन हस्तांतरित जो विषय था वो भारतीयों को सौंपा गया था। तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं कि केंद्र में 2 सदन हो गया। केंद्र में कितने सदन हो गए? 2 सदन, एक विधानसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। तो द्विसदनीय विधायिका में याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं द्विसदनीय विधायिका 1919 के अधिनियम के तहत ही आया था, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला है कि वायसराय के कार्य परिषद में अब कितने भारतीय होंगे? 3 भारतीय। वायसराय के कार्य परिषद में अब 3 भारतीय होंगे। पहले 1 थे, पहले कितने थे? 1 थे, जो अब बढ़कर कितने हो गए थे? 3 भारतीय सिर्फ होंगे, ठीक है। प्रश्न अगला है कि 1935 का अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट है कि राज्यों को स्वायत्ता मिल गया और राज्य का द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। जैसे कि 1919 का अधिनियम में जो राज्यों का द्वैध शासन दिया गया था वो 1935 में ये क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। कहाँ लगा दिया हुआ? केंद्र में। और जिसके तहत क्या हुआ कि केंद्र के विषय में बटा और राज्य के विषय बट गया। और केंद्र और राज्य जो अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे कि संघ सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो वर्तमान में देखते हैं, ये 1935 के अधिनियम के तहत ही है दोस्तों। लेकिन पूछा जाएगा कि 1935 के अधिनियम के तहत संघ सूची में कितने विषय थे? तो 59 याद रखेगा। राज्य सूची में कितने थे? तो 5 कम 54। और समवर्ती सूची में कितने थे? तो 36, ठीक है। तो दोस्तों यही था। कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो कमेंट में बताइए, हम टेलीग्राम पर इसे ज़रूर डाल देंगे।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।